Hello everyone, this is Dr. Supriya Sonalika, Department of Political Science, YSNM College. Dear students, very good morning to all of you. हमने अपने लास्ट क्लास में आज का जो हमारा क्लास होगा वो पीजी सेमेस्टर 2 के स्टूडेंट्स का होगा। और मैंने अपने लास्ट क्लासेस में पीजी सेमेस्टर 2 के कोर्स के अंतर्गत जो पेपर 8 है, इंडियन गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स, और उस पेपर के अंतर्गत यूनिट 2 की चर्चा हमने की थी और हम लोग फंडामेंटल राइट्स के बारे में पढ़ रहे थे। और हमने जो है 3 फंडामेंटल राइट्स को पिछले क्लास में पढ़ा था। समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार और शोषण के विरुद्ध अधिकार। जैसा कि मैंने आपने पिछले क्लास में भी कहा था कि ये जो टॉपिक है ये यूजी सेमेस्टर 2 के स्टूडेंट्स के लिए भी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि उनके पेपर 4 के अंतर्गत इस टॉपिक को पढ़ना है, मौलिक अधिकारों को पढ़ना है। तो ये क्लास उनके लिए भी इम्पॉर्टेंट है। और जो हमने इसके पहले जो क्लास लिया है फंडामेंटल राइट्स का, मौलिक अधिकार का, और उसमें हमने 3 मौलिक अधिकारों की चर्चा की थी। उसकी ऐतिहासिक व्याख्या की थी, कैसे विकास हुआ, भारत में कैसे विकास हुआ, और उनकी चर्चा की थी। आज हम लोग जो अगला हमारा चौथा जो मौलिक अधिकार है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, उसकी चर्चा हम लोग करेंगे आज की क्लास में। और बाकी के जो बचे हुए मौलिक अधिकार हैं उनकी चर्चा हम लोग करेंगे। तो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार जो है वो यह भी हमारा एक मौलिक महत्वपूर्ण मौलिक अधिकार है। और राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन जो है, इसको इंग्लिश में कहते हैं। और इसके अंतर्गत जो है इसकी व्याख्या जो है अनुच्छेद 25 और 28 में धार्मिक स्वतंत्रता की बात की गई है। और मौलिक अधिकार के अंतर्गत जो धार्मिक स्वतंत्रता दी गई है उससे संबंधित जो अधिकार दिए गए हैं, उसमें पहला जो है कि धर्म की विवेचना, स्वीकार करना एवं प्रचार करने का अधिकार अनुच्छेद 25 में कहा गया है। और अनुच्छेद 25 के अंतर्गत सभी व्यक्ति को अंतःकरण की स्वतंत्रता तथा कोई भी धर्म स्वीकारने या उसका प्रचार करने का अधिकार होगा। अर्थात इस अनुच्छेद के अंतर्गत धार्मिक स्वतंत्रता प्राप्त है, जिसको क्रियान्वित करने के लिए 4 बातें जो हैं वो उसमें शामिल की गई हैं। पहला कि धार्मिक विवेचना करने का अधिकार, धर्म की विवेचना करने का अधिकार, धर्म को स्वीकार करने का अधिकार, धार्मिक कार्य करने के अधिकार और धर्म का प्रचार करने का अधिकार। ये 4 महत्वपूर्ण जो बातें हैं अनुच्छेद 25 के अंतर्गत, धार्मिक स्वतंत्रता के अंतर्गत कही गई है। और इस प्रकार इस अनुच्छेद के अंतर्गत व्यापक धार्मिक स्वतंत्रता प्रदान की गई है। साथ ही इस अनुच्छेद के तहत यह भी कहा गया है कि सिख को कृपाण रखने तथा सिख, बौद्ध और जैन भी हिंदू धर्म के अंतर्गत शामिल होंगे। दूसरी जो बात इसमें कही गई है अनुच्छेद 26 में, तो 26 में कहा गया है कि धार्मिक मामलों के प्रबंधन की स्वतंत्रता होगी। इस अनुच्छेद के अनुसार प्रत्येक धार्मिक अनुयायियों को जो है वो निम्नलिखित अधिकार दिए जाते हैं, जैसे कि पहला, धार्मिक संस्थानों का तथा दान, सार्वजनिक सेवा, संस्थानों की स्थापना तथा उसका संचालन का अधिकार होगा। दूसरा, धर्म के मामले में अपने अनुसार या अपने आधार पर प्रबंधन करने का अधिकार होगा। तीसरा, चल और अचल संपत्ति का अर्जन एवं स्वामित्व का अधिकार होगा। और चौथा, अपने संपत्ति का विधि के अनुसार संचालन करने का अधिकार भी होगा। अर्थात अनुच्छेद के अंतर्गत धार्मिक मामलों का प्रबंधन की व्यापक सुविधा प्रदान की गई है। इसके बाद आता है हमारा इसी धार्मिक स्वतंत्रता के अंतर्गत जो अनुच्छेद 27 है, इसमें कहा गया है कि धर्म की अभिवृद्धि तथा धार्मिक व्यय को कर से स्वतंत्रता, उस पर टैक्स नहीं लगाए जाएंगे। तो इस अनुच्छेद के अंतर्गत किसी भी धर्म के प्रचार प्रसार अथवा उसके धार्मिक व्यवस्था को बनाए रखने के लिए, उसके उत्थान के लिए जो है वो काम करता है और उसके लिए खर्च कर सकता है, तथा इसके लिए उन्हें कर से पूरी तरह से छूट दी गई है, अर्थात उन्हें किसी भी प्रकार का कर नहीं देना होगा। चौथी जो बात कही गई है अनुच्छेद 28 में कि राजकीय शिक्षण संस्थानों में धार्मिक शिक्षा पर रोक। इस के अनुसार जो है, इस अनुच्छेद के अनुसार, अनुच्छेद 28 के अंतर्गत
राजकीय शिक्षण संस्थानों में किसी भी प्रकार की धार्मिक शिक्षा नहीं दी जा सकती और इसके साथ ही राज्य द्वारा मान्यता प्राप्त या आर्थिक सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थानों में किसी भी व्यक्ति को धर्म विशेष शिक्षा ग्रहण करने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है। और इसके अंतर्गत शिक्षण संस्थानों में को चार भागों में बांटा गया है। पहला कि ऐसे शिक्षण संस्थान जिनकी पूरी तरह से रख रखाव राज्य करता है। दूसरा, ऐसे शिक्षण संस्थान जिनका प्रशासन राज्य करता है लेकिन उसकी स्थापना किसी मठ या ट्रस्ट के द्वारा की गई हो। तीसरा, राज्य द्वारा मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थान। और चौथा, ऐसे शिक्षण संस्थान जो राज्य के द्वारा आर्थिक मदद प्रदान करता हो या कर रहा हो। तो इन चार कंडीशंस में जो है वैसे शिक्षण संस्थानों में किसी भी धर्म की पढ़ाई राज्य के द्वारा जो भी शिक्षण संस्थाएं होंगी वो धर्मनिरपेक्ष होंगी। ये नहीं कि किसी भी खास धर्म की पढ़ाई उसमें की जाएगी। तो ये चीज़ कही गई है। और इस प्रकार अनुच्छेद 28 के तहत भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य जो है के रूप में स्वीकार किया गया है और राज्य के शिक्षण संस्थानों में धार्मिक शिक्षा पर रोक लगाई गई है। साथ ही साथ उन शिक्षण संस्थानों में धर्म विशेष की शिक्षा ग्रहण करने के लिए किसी भी व्यक्ति को बाध्य नहीं किया जा सकता जो कि किसी न किसी रूप से राज्य के द्वारा मान्यता प्राप्त हो या आर्थिक सहायता प्राप्त करता हो। और इस प्रकार अनुच्छेद 25 से लेकर 28 तक व्यापक धार्मिक स्वतंत्रता की बात की गई है, जिसमें उन्हें किसी भी धर्म को स्वीकार करने, उन्हें उनका प्रचार प्रसार करने, उनका प्रबंधन करने, धर्म की अभिवृद्धि करने के लिए कर से छूट जो है वो धर्म अभिवृद्धि करने के लिए कर से छूट एवं राजकीय शिक्षण संस्थानों में धार्मिक शिक्षा पर रोक लगाई गई है। तो ये हमारा था चौथा जो हमारा मौलिक अधिकार था धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, उसकी चर्चा हमने की। इसके बाद जो हमारा पांचवा जो मौलिक अधिकार है वो है सांस्कृतिक एवं शैक्षणिक अधिकार, जो है कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट जिसको कहते हैं। और इसका जो वर्णन हमारे अनुच्छेद में 29 और 30 में किया गया है। और अनुच्छेद 29 के अंतर्गत भाषा, लिपि और अल्पसंख्यकों की लिपि को सुरक्षित रखने की बात की गई है। और इसमें दो तरह की बातें कही गई है इस अनुच्छेद के अंतर्गत। पहला कि देश के किसी भी भाग में रहने वाले नागरिक प्रत्येक वर्ग को अपनी भाषा, लिपि या संस्कृति को सुरक्षित रखने का अधिकार होगा। और दूसरा कि इस अनुच्छेद में यह भी स्पष्ट कर दिया गया है कि राजकीय एवं राजकीय सहायता से संचालित शिक्षण संस्थानों में प्रवेश के संबंध में मूल वंश, जाति, धर्म और भाषा या इसके किसी भी आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। और इस प्रकार इस अनुच्छेद में किसी भी वर्ग की या समुदाय की अथवा अल्पसंख्यकों की भाषा, लिपि या संस्कृति को व्यापक रूप से सुरक्षित रखने की बात कही गई है। इसके बाद आता है इसी सांस्कृतिक एवं शैक्षणिक अधिकार के अंतर्गत ही जो अनुच्छेद 30 है। तो अल्पसंख्यकों को शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना एवं उनके शासन का अधिकार होगा अनुच्छेद 30 के अंतर्गत। और धर्म एवं भाषा के आधार पर सभी अल्पसंख्यक वर्गों को इस अनुच्छेद के तहत अपनी रुचि के शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना करना तथा उनके प्रशासन का अधिकार होगा। यह भी व्यवस्था की गई है कि शैक्षणिक संस्थानों को अनुदान देने में इस आधार पर राज्य किसी भी प्रकार का विभेद नहीं करेगा कि वह धर्म या भाषा पर आधारित किसी अल्पसंख्यक वर्ग के अधीन है। और अनुच्छेद 31 अक्टूबर 2002 में सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा यह निर्णय लिया गया कि अल्पसंख्यक को अपने पसंद के शिक्षण संस्थानों में को खोलने का अधिकार होगा, लेकिन यदि वह सरकारी सहायता लेता है तो उन्हें सरकार के नियमों का पालन करना पड़ेगा। और यदि उन्हें यह सहायता नहीं मिल पा रही है तो सरकार उनके प्रवेश प्रक्रिया में किसी भी प्रकार की दखल नहीं करेगा, परंतु सरकार शिक्षा के स्तर को बनाए रखने के लिए कुछ जो है नियम को लागू कर सकती है। तो ये हमारा था शैक्षणिक जो सांस्कृतिक और शिक्षा का अधिकार है उसके तहत अनुच्छेद
जो है 29 और 30 की हमने चर्चा की। इसके बाद जो छठा हमारा मौलिक अधिकार है, जो सबसे महत्वपूर्ण मौलिक अधिकार एक तरह से कहें तो है, और जिसको भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा भी कहा है इसको, तो संविधान की आत्मा भी इस अधिकार को कही गई है, तो वो क्या है इसकी चर्चा हम लोग करेंगे। तो ये है हमारा छठा, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। और संवैधानिक उपचारों का अधिकार, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी, जिसकी चर्चा जो है अनुच्छेद 32 में की गई है। और संविधान में मौलिक अधिकारों का उल्लेख तो किया गया, लेकिन उन्हें क्रियान्वित करने की व्यवस्था के बिना यह जो था अर्थहीन साबित होता। अतः अनुच्छेद 32 के अंतर्गत संविधान में यह व्यवस्था की गई है कि यदि किसी भी व्यक्ति या राज्य संस्था के द्वारा मौलिक अधिकारों का हनन होता है या उल्लंघन किया जाए, तो इस अनुच्छेद के तहत, अनुच्छेद 32 के तहत उनकी सुरक्षा के लिए सीधे सर्वोच्च न्यायालय में शरण ली जा सकती है। अर्थात इस अनुच्छेद के द्वारा सुप्रीम कोर्ट को यह अधिकार दिया गया है कि फंडामेंटल राइट्स की रक्षा किया कार्य तथा उपचारों का काम करेगी सर्वोच्च न्यायालय। और यही कारण है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इस अनुच्छेद को संविधान की आत्मा भी कहा है। और इस अनुच्छेद के अंतर्गत महत्वपूर्ण कुछ बातें शामिल हैं। पहला, कि मूल अधिकारों की गारंटी एवं क्रियान्वयन के लिए सीधे सर्वोच्च न्यायालय जाने का अधिकार है। दूसरा, अनुच्छेद 32 के तहत मौलिक अधिकारों की सुरक्षा का अधिकार सीधे सर्वोच्च न्यायालय को सौंपी गई है। तीसरा, संसद को यह शक्ति प्राप्त है कि वह उच्चतम न्यायालय एवं सर्वोच्च न्यायालय के अतिरिक्त किसी अन्य न्यायालय को यह आदेश एवं निर्देश जारी कर सकता है कि वह मौलिक अधिकारों की सुरक्षा करे, परंतु अभी तक ऐसा नहीं हुआ है। चौथा, अनुच्छेद 32 के तहत मौलिक अधिकारों के उपचारों का अधिकार सिर्फ और सिर्फ सर्वोच्च न्यायालय को प्राप्त है। और वहीं यह अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालयों को भी दी गई है कि मौलिक अधिकारों की सुरक्षा वो कर सकते हैं। और जो अगली जो बात है कही गई है कि राष्ट्रीय आपात को छोड़कर अन्य किसी भी समयों में अनुच्छेद 32 को समाप्त नहीं किया जा सकता, और इसका जिक्र अनुच्छेद 359 के अंतर्गत किया गया है। इसके बाद आता है इसी के अंतर्गत जो रिट्स जारी होते हैं, जो न्यायादेश जिसको बोलते हैं हिंदी में, इंग्लिश में रिट्स बोलते हैं, WRITS, रिट्स। तो ये रिट्स क्या हैं? तो अनुच्छेद 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय को संवैधानिक उपचारों का अधिकार दिया गया है, जिसकी सुरक्षा के लिए सर्वोच्च न्यायालय 5 तरह के न्यायादेश जारी कर सकती है, जबकि अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय को भी यह अधिकार दिया गया है कि वह सर्वोच्च न्यायालय की तरह वह भी 5 तरह के रिटों को जारी कर सकती है, और अधिकार नियम बनाकर या आदेश देकर या अन्य न्यायालयों को दे सकती है। हालांकि यह व्यवस्था अभी तक नहीं हुई है। स्वतंत्रता प्राप्ति के पूर्व इस प्रकार के रिट जारी किए जाते थे, अर्थात भारतीय संविधान में रिट जारी करने की अवधारणा को ब्रिटिश शासन प्रणाली या कानून से लिया गया है। और 1950 से पहले ब्रिटिश कालीन भारत में इस प्रकार के रिट जारी करने का अधिकार कलकत्ता, बम्बई और मद्रास के उच्च न्यायालयों को था। इसके बाद है हम लोग देखते हैं कि उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश जो हैं वो क्या हैं, रिट्स में क्या अंतर है। पहला, कि सर्वोच्च न्यायालय सिर्फ मूल अधिकार के क्रियान्वयन को लेकर ही रिट को जारी कर सकता है सर्वोच्च न्यायालय, जबकि उच्च न्यायालय मूल अधिकार के अलावा अन्य मामलों के क्रियान्वयन से संबंधित भी इस प्रकार के रिट को जारी कर सकती है। अर्थात न्यायाधीश के मामले में उच्च न्यायालय जो है सर्वोच्च न्यायालय से ज़्यादा शक्तिशाली है। दूसरा जो है उच्चतम न्यायालय का न्याय क्षेत्र जो है पूरा देश है। सर्वोच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय का जो अधिकार क्षेत्र है वो पूरा देश है, जबकि उच्च न्यायालय का क्षेत्र जो है राज्य क्षेत्र होता है। अर्थात सुप्रीम कोर्ट द्वारा न्याय क्षेत्र काफ़ी व्यापक है, काफ़ी बड़ा है। तीसरा जो अंतर है इन दोनों के रिट्स में कि सर्वोच्च न्यायालय को रिट जारी करने की शक्ति जो है सीधे अनुच्छेद 32 के तहत प्राप्त होती है, जबकि उच्च न्यायालय को रिट जारी करने की शक्ति अनुच्छेद 226 के तहत प्राप्त होता है। अर्थात मौलिक अधिकारों की सुरक्षा के अधिकार
संविधान के द्वारा सीधे सर्वोच्च न्यायालय को दिया गया है। और यह जो है जो 5 तरह के विभिन्न जो रिट जारी करती है उसमें जो रिट होता है, पहला है बंदी प्रत्यक्षीकरण, जिसको हम लोग बोलते हैं रिट्स ऑन हैबियस कॉर्पस। उसके बाद परमादेश, रिट ऑन मैंडेमस। और तीसरा प्रतिषेध। चौथा उत्प्रेषण, प्रतिषेध जिसको प्रतिषेध का लेख कहते हैं, प्रोहिबिशन जिसको इंग्लिश में कहते हैं, उत्प्रेषण का लेख जिसको सिटेरियो कहते हैं। और जो पांचवा है अधिकार परीक्षा, जिसको हम लोग क्वेसो वेरेंटो के नाम से जानते हैं। तो ये 5 तरह के रिट्स के माध्यम से जो है सर्वोच्च न्यायालय में या उच्च न्यायालय में हम लोग जो है मौलिक अधिकारों के हनन से संबंधित जो है रिट जारी कर सकते हैं, उसमें जा सकते हैं अपने अधिकारों की रक्षा के लिए। अब हम देखते हैं कि बंदी प्रत्यक्षीकरण क्या है। बंदी प्रत्यक्षीकरण के अंतर्गत क्या कहा गया, तो यह जो है एक लैटिन भाषा का शब्द है। इसका अर्थ है शरीर, हमें शरीर दो, मतलब शरीर किसी को प्रकट करना। तो इस तरह से इसके अंतर्गत यह कहा गया है कि किसी भी व्यक्ति को बंदी बनाए जाने के बाद बंदी प्रत्यक्षीकरण करने वाले अधिकारी को यह आदेश देता है कि वह बंदी बनाए गए व्यक्ति को निश्चित समय और स्थान पर उपस्थित करे, ताकि बंदी बनाए गए ये कारणों की जानकारी ली जा सके कि उसे उचित कारणों से गिरफ्तार किया गया है या नहीं। इसमें अपवाद है, कुछ मामले ऐसे हैं जिसमें रिट नहीं जारी हो सकता है, जैसे कि यदि गिरफ्तारी कानून सम्मत की गई हो, या दूसरा कि कार्रवाई किसी विधानमंडल या न्यायालय की अवमानना के तहत की गई हो, तो सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय यह रिट जारी नहीं कर सकती। तीसरा, न्यायालय के आदेश पर अगर गिरफ्तारी हुई है तो उसमें भी रिट जारी नहीं होता। और चौथा, गिरफ्तारी न्यायालय के न्याय क्षेत्र से यदि बाहर हुई हो तब भी ये जो रिट जारी नहीं किए जा सकते हैं। दूसरा जो लेख होता है परमादेश, परम आदेश मतलब उच्च आदेश। परमादेश का रिट उस समय जारी किया जाता है जब कोई अधिकारी, पदाधिकारी या अधिकारी अपने सार्वजनिक कर्तव्यों का निर्वहन सही ढंग से नहीं करता, तो पदाधिकारी या अधिकारी को उसके कर्तव्यों का निर्वहन करने के लिए सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट परमादेश का लेख जारी करता है। परमादेश जो लेख है उसके भी कुछ अपवाद हैं, जैसे निजी व्यक्तियों या इकाइयों के खिलाफ परमादेश जारी नहीं हो सकता है। दूसरा, ऐसे विभाग जो गैर सरकारी हैं उनके खिलाफ भी परमादेश का लेख जारी नहीं होता। तीसरा, जब अधिकारी का कर्तव्य व्यक्तिगत हो तो उसके खिलाफ भी परमादेश का लेख जारी नहीं होता। और चौथा, राष्ट्रपति और राज्यपाल के विरुद्ध भी परमादेश का लेख जारी नहीं होता। तीसरा जो लेख है, रिट है, वो है प्रतिषेध। प्रतिषेध क्या है, जब कोई अधीनस्थ न्यायालय अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर कार्य करता है तो उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय के द्वारा उसे ऐसा करने के से रोका जाता है। और उस प्रतिषेध का अर्थ होता है रोकना। यह न्यायादेश जो है रिट केवल न्यायिक पदाधिकारियों के विरुद्ध जारी की जाती है। इसके भी कुछ अपवाद हैं कि यह रिट लोक अधिकारी सामान्य अधिकारी के विरुद्ध जारी नहीं कर सकता। और दूसरा, जब मूल अधिकारों पर प्रभाव पड़े तभी यह जो है रिट जारी हो सकते हैं। तो ये इसके 2 अपवाद हैं। चौथा जो लेख है वो है उत्प्रेषण का लेख। उत्प्रेषण क्या है, तो यह रिट जो है किसी विवाद को निम्न न्यायालय से उच्च न्यायालय में भेजने के लिए जारी किया जाता है, क्योंकि इस शब्द का अर्थ होता है प्रमाणित होना या सूचना देना। अर्थात यह प्रमाणित हो जाए कि कोई ऐसा मामला जो निम्न न्यायालय में चल रहा है, जो गंभीर है एवं मौलिक अधिकारों का हनन से संबंधित है, तो वह सीधे उच्च न्यायालय भेजा जा सकता है। और इस रिट के द्वारा निम्न न्यायालयों से किसी भी विवादों के संबंध में सूचनाएं प्राप्त की जा सकती हैं। तो ये था हमारा चौथा लेख। पांचवा जो लेख होता है वो है अधिकार परीक्षा का लेख, जिसको क्वेसो वेरेंटो कहते हैं। और इस शब्द का अर्थ होता है कि प्राधिकृत वारंट के द्वारा, मतलब जब कोई व्यक्ति किसी सार्वजनिक पद पर किसी गैर कानूनी तरीके से आसीन हो जाता है या पद को प्राप्त कर लेता है या गैर कानूनी तरीके से किसी पद पर बना रहता है, तो उसके विरुद्ध ये रिट जारी किए जाते हैं। और इस रिट के द्वारा वह पूछता है कि वह किस आधार पर वो व्यक्ति जो है उस सार्वजनिक पद पर काम कर रहा है। और जब तक वह इस प्रश्न का संतोषजनक उत्तर नहीं देता कि वह किस अथॉरिटी से काम कर रहा है,
तब तक जो है वो अपने पद पर नहीं बना रह सकता है। और इस प्रकार मौलिक अधिकारों की सुरक्षा के लिए सर्वोच्च न्यायालय के अनुच्छेद 32 के द्वारा सर्वोच्च न्यायालय में को यह मौलिक अधिकारों की सुरक्षा के लिए उपयुक्त जो है 5 तरह के रिटों को जारी करने का अधिकार दिया गया है। और वहीं अनुच्छेद 226 के तहत हाई कोर्ट को भी जो है ये इस तरह के उपयुक्त जो है 5 तरह के जो है रिट वो जारी कर सकता है। तो ये हमारा जो था संवैधानिक उपचारों का अधिकार था, जो हमारा छठा मौलिक अधिकार है। इस तरह से हमने देखा कि जो अनुच्छेद 14 से लेके 32 तक जो हमारे 6 मौलिक अधिकार हैं उसकी हमने चर्चा की। इस बीच में हमने एक एक करके सारे अनुच्छेदों को देखा। अनुच्छेद 32 से पहले अनुच्छेद 31 आता है, और अनुच्छेद 31 के तहत ही पहले संपत्ति का अधिकार था, ये याद रखना है। तो जिसको अभी हटा दिया गया है, और उसको हटा के आपको 300A में 12वें भाग में जोड़ दिया गया है, कानूनी अधिकार बना दिया गया है, जो अनुच्छेद वहाँ 31 में पहले था। और उसके बाद ये 32 के अंतर्गत 5 तरह के रिट्स की चर्चा थी, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। उपयुक्त जितने भी हमने अधिकार पढ़े उन सब में से किसी भी अधिकार का राज्य के द्वारा या किसी व्यक्ति के द्वारा हनन होता है तो आप सर्वोच्च न्यायालय में की शरण ले सकते हैं या उच्च न्यायालय की शरण ले सकते हैं। सर्वोच्च न्यायालय की अगर शरण लेते हैं तो अनुच्छेद 32 के अंतर्गत डायरेक्टली उसको पावर दिया हुआ है, और 226 के अंतर्गत भी दिया गया है। तो हमने इसमें देखा कि रिट्स में क्या अंतर है, और सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के रिट्स में क्या अंतर है, रिट्स क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, किन किन कंडीशंस में लगाए जाते हैं। तो ये हमारा छठा जो है मौलिक अधिकार है, बहुत इम्पोर्टेंट, चूँकि ये सारे अधिकारों को क्रियान्वित करने की गारंटी देता है, तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट हमारा जो छठा मौलिक अधिकार है। इसके बाद हम लोग कुछ अनुच्छेद इसमें और आते हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि यह जो है 12 से लेकर 35 तक मौलिक अधिकार है। तो 12-13 की चर्चा मैंने प्रारंभ में ही कर दी थी। 32 के बाद जो 33वां मौलिक अधिकार है जिसको 33वां जो अनुच्छेद है, जो ऑलरेडी वो भी आपका मौलिक अधिकारों की श्रेणी में आता है, तो उसकी चर्चा हम लोग करेंगे कि 33वें मौलिक अधिकार के अंतर्गत कौन सी बातें कही गई है। तो संसद को यह अधिकार होता है कि वह सशस्त्र अनुच्छेद 33 के अंतर्गत संसद को यह अधिकार होता है कि वह सशस्त्र बलों, अर्धसैनिक बलों, पुलिस बलों, खुफिया एजेंसी एवं अन्य के विरुद्ध मौलिक अधिकारों पर प्रतिबंध लगा सकता है। और इस व्यवस्था का उद्देश्य यह होता है कि उससे सुनिश्चित प्रणाली या समुचित कार्य प्रणाली को सुचारू रूप से चलाया जा सके एवं उसके बीच अनुशासन बनाई रखी जा सके। और इस अनुच्छेद के अनुसार विधि निर्माण करने का अधिकार सिर्फ संसद को है और राज्य विधानमंडल को नहीं है, और इस तरह संसद द्वारा बनाए गए ऐसे कानून को किसी भी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है। और ये अधिकार जो है अनुच्छेद 33 के अंतर्गत दी गई है। उसके बाद आता है अनुच्छेद 34। अनुच्छेद 34 में क्या कहा गया है, तो इस अनुच्छेद के अंतर्गत यदि किसी क्षेत्र में मार्शल लॉ लागू है, सैनिक जो कानून है लागू होता है, तो वह मूल अधिकारों का वहाँ पे निलंबन किया जा सकता है कुछ समय के लिए उस एरिया में। तो मार्शल लॉ का अर्थ है सैन्य शासन। मार्शल लॉ अवधारणा परिस्थितियों में लागू किया जा सकता है, जो असाधारण परिस्थितियां हैं उसमें लागू की जाती हैं, जैसे युद्ध, अशांति, सांप्रदायिक दंगे या कानून का उल्लंघन आदि। मार्शल लॉ जो है के क्रियान्वयन में सैन्य प्रशासन के पास जरूरी कदम उठाने के लिए कुछ असाधारण अधिकार प्राप्त हो जाते हैं, और वे मौलिक अधिकार पर प्रतिबंध तो लगा सकते हैं, साथ ही साथ किसी नागरिक को किसी मामले में मृत्युदंड भी दे सकते हैं। और इस लॉ कानून को लागू करने का अधिकार सिर्फ संसद के पास है। तो ये आपका अनुच्छेद 34 में बताया गया। और अनुच्छेद 35 में इसके अंतर्गत केवल संसद को कुछ विशेष मूल अधिकारों को प्रभावी बनाने के लिए कानून बनाने की शक्ति जो है वो प्रदान की गई है, जबकि राज्य विधानमंडलों को कुछ मामलों में कानून बनाने का अधिकार दिया गया है। तो जो संसद द्वारा जो बनाए गए कानून, बनाए जाने वाले जो कानून हैं, जैसे कि किसी राज्य या केंद्र शासित या स्थानीय या अन्य प्राधिकरण में
रोजगार या नियुक्ति के लिए संसद कानून बना सकता है। दूसरा, मूल अधिकारों के क्रियान्वयन के लिए विभिन्न न्यायालयों के द्वारा रिट जारी करने के लिए नियम कानून बनाने का अधिकार संसद को दिया के पास है। तीसरा, सैन्य बलों, पुलिस बलों आदि के सदस्यों के मूलाधिकार पर प्रतिबंध के लिए भी संसद कानून बना सकता है। और चौथा, किसी सरकारी कर्मचारी या अन्य व्यक्ति को किसी क्षेत्र में मार्शल लॉ के दौरान क्षतिपूर्ति देने के लिए नियम और कानून संसद बना सकती है। और इसके अलावा छुआछूत, मानव तस्करी एवं बलात्कार, श्रम आदि पर भी नियम कानून बनाकर संसद जो है नियम कानून बना सकती है। और इस तरह इसके अलावा संविधान में अगर मौलिक अधिकार को बढ़ाना या घटाने का कार्य भी जो है वो संसद करती है। तो इस तरह से ये कुछ क्षेत्रों में संसद को कानून बनाने का अधिकार दिया गया है मौलिक अधिकारों से संबंधित। और इसके बाद आता है राज्य विधानमंडल का अधिकार। तो मौलिक अधिकारों के क्रियान्वयन के लिए राज्य विधानमंडल को उन्हीं विषयों पर कानून बनाने का अधिकार है जो राज्य सूची के विषय में वर्णित हैं। और वो जो राज्य से संबंधित विषय हैं, जो हमारी दूसरी लिस्ट है स्टेट लिस्ट, उसके अंतर्गत जो विषय आते हैं उसी से संबंधित वो कानून बना सकती है। अब है कि मौलिक अधिकारों का निलंबन कब हो सकता है, कब इसको रोका जा सकता है, इसको कम किया जा सकता है। तो मौलिक अधिकारों का निलंबन का अधिकार जो है संसद को प्राप्त है और 3 परिस्थितियों में मौलिक अधिकारों को निलंबित किया जा सकता है। पहली जो परिस्थितियां हैं कि अनुच्छेद 34 के अंतर्गत सेना विधि लागू करने के लिए संसद विधि बनाकर मौलिक अधिकारों को निलंबित कर सकती है। दूसरा कि अनुच्छेद 352 के तहत जब राष्ट्रीय आपात लागू हो तो उस समय भी मौलिक अधिकारों का निलंबन किया जा सकता है, और परंतु अनुच्छेद 20 और 21 को छोड़कर, जिसमें प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रताएं शामिल हैं, इनको छोड़कर बाकी सभी मौलिक अधिकार को निलंबित किया जा सकता है। और तीसरा, संसद विधि द्वारा मौलिक अधिकारों का निलंबन कर सकती है, अर्थात बढ़ा या घटा सकती है, लेकिन संसद को यह ध्यान में देना होगा कि इससे संविधान के मूल ढांचे में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन ना हो। मूल ढांचे को लेकर जो है बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो बना हुआ है, ढांचे का जो सिद्धांत है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। और इन 3 कंडीशनों में जो है मौलिक अधिकारों को पर निलंबन किया जा सकता है। इसके बाद हम देखते हैं, ये हमारे मौलिक अधिकार थे जिनका वर्णन भारतीय संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक किया गया है, इनको हमने देखा। इसके बाद हम लोग चर्चा करेंगे मौलिक अधिकारों के महत्व की, कि मौलिक अधिकार के महत्व क्या हैं, यह किस तरह से इम्पोर्टेंस है इस मौलिक अधिकारों का। तो मौलिक अधिकार के द्वारा व्यक्ति के व्यक्तित्व का विकास होता है, बहुत आपके लिए आवश्यक है। ठीक है। दूसरा कि जनतांत्रिक व्यवस्था को स्थापित करने के लिए जो है इसमें स्थापना में ये मौलिक अधिकार जो हैं वो सहायक होते हैं। और तीसरा जो है कि इसके द्वारा देश में कानून का शासन, रूल ऑफ लॉ स्थापित किया जाता है मौलिक अधिकारों के द्वारा। चौथा है कि अल्पसंख्यक वर्गों एवं समाज के लोग सभी वर्गों के हितों की रक्षा की जाती है मौलिक अधिकार के अंतर्गत। और जो आपका 5वां है वह है कि व्यक्तिगत समानता और स्वतंत्रता को बनाए रखने में यह सहायता करती है। और छठा है कि यह लोगों को राजनीतिक एवं प्रशासनिक प्रणालियों में भाग लेने का अवसर प्रदान करती है। तो इस तरह इसका इन मौलिक अधिकारों का काफ़ी इम्पोर्टेंस है, महत्व है, क्योंकि मौलिक अधिकार तो व्यक्ति के व्यक्तित्व को विकास करने में एक बेसिक चीज़ें हैं, बहुत ही आवश्यक हैं। वो आवश्यक परिस्थितियाँ उत्पन्न करती है जिसमें व्यक्ति अपने व्यक्तित्व का सर्वोच्च विकास कर सकता है, और इसलिए मौलिक अधिकारों का बहुत ही अपना महत्व होता है। दूसरा है कि यह मौलिक अधिकार जो है सरकार की निरंकुशता पर अंकुश लगाती है या प्रतिबंध लगाती है, मतलब एक तरह से लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करती है।
विधि का शासन तो मैंने आपको बताया ही। साथ ही साथ मौलिक अधिकार जो है वो सामाजिक समानता की स्थापना करता है, जो बहुत इम्पॉर्टेंट है। और मौलिक अधिकार जो है एक तरह से धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना करता है, जहाँ पे सभी धर्म जाति समुदाय के लोग एक साथ मिलकर रहते हैं। उसके बाद मौलिक अधिकार जो कमज़ोर वर्ग हैं, अल्पसंख्यक वर्ग हैं, उनके अधिकारों की रक्षा करता है, उनकी सुरक्षा करता है, तो इसलिए भी मौलिक अधिकार बहुत इम्पोर्टेंट है। और इसके बाद मौलिक अधिकार जो है लोकतंत्र की आधारशिला है एक तरह से कहें, और इस तरह से मौलिक अधिकारों के द्वारा जो लोकतंत्र का जो कंसेप्ट है, अवधारणा है, इसको पूरा करने में मौलिक अधिकार जो है वो मदद करती है। इसके बाद ये तो मौलिक अधिकार से संबंधित जो महत्व थी उसकी चर्चा हमने की। महत्व की चर्चा करने के बाद इससे जुड़े कुछ केसेस हैं, इम्पॉर्टेंट केसेस, जिससे कि काफ़ी एग्ज़ाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो उसकी भी चर्चा हम लोग करेंगे कि वो जो मौलिक जो कुछ केसेस हैं जिसमें मौलिक अधिकार में संशोधन से संबंधित कुछ इसका प्रश्न है उस पर है। तो उसमें पहला जो केस था गोलक नाथ बनाम पंजाब राज्य, यह 1967 में के निर्णय में, अपने दिए गए निर्णयों में यह निर्धारित किया गया था कि संविधान के किसी भी भाग में संशोधन किया जा सकता है जिसमें अनुच्छेद 368 तथा मूल अधिकार भी सम्मिलित हैं। फिर जो दूसरा केस आया, सर्वोच्च न्यायालय ने गोलक नाथ बनाम पंजाब राज्य 1967 के निर्णय में अनुच्छेद 368 में निर्धारित प्रक्रिया के माध्यम से मूल अधिकारों में संशोधन पर रोक लगा दी थी। ये आपका गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य के केस में, अर्थात संसद मूल अधिकारों में संशोधन नहीं कर सकती, ऐसा कहा गया। लेकिन फिर जब 24वां संवैधानिक संशोधन 1971 में हुआ के द्वारा अनुच्छेद 13 और 368 में संशोधन किया गया तथा यह निर्धारित किया गया कि अनुच्छेद 368 में जो दी गई है जो प्रक्रिया है उसको। उसके बाद आता है अगला जो केस, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य के निर्णय में इस प्रकार के संशोधन को विधि की मान्यता प्रदान की गई, अर्थात गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य के जो केस में निर्णय लिया गया था उसको निरस्त कर दिया गया और इस केस के माध्यम से। और 42वें संवैधानिक संशोधन 1976 में के द्वारा अनुच्छेद 368 में खंड 4 और 5 जोड़े गए तथा यह व्यवस्था की गई कि इस प्रकार किए गए संशोधन को किसी भी न्यायालय में प्रश्नगत नहीं किया जा सकता। और उसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट केस था मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघ, जो 1990 में हुआ, और इसके निर्णय के तहत यह निर्धारित किया गया कि संविधान के आधारभूत लक्षणों की रक्षा करने का अधिकार न्यायालय को है और न्यायालय इस आधार पर किसी भी संशोधन का पुनरावलोकन कर सकता है और इसके द्वारा 42वें संवैधानिक संशोधन द्वारा की गई व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया। तो इस तरह से ये कुछ महत्वपूर्ण केसेस थे जिसके बारे में इसके अंतर्गत कहा गया है। इसके अलावा जो है कुछ ऐसे अधिकार हैं जो ये तो उस केस से संबंधित थे। इसके बाद कुछ ऐसे अधिकार हैं जो गैर नागरिकों को निम्नलिखित मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं, जो इंडियन सिटीजन नहीं है उनको भी दिया गया है। और उसमें आता है अनुच्छेद 14 जिसमें विधि के समक्ष समानता की बात की गई है। अनुच्छेद 20 अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण की बात है, जो विदेशी नागरिकों को भी दिए गए हैं। अनुच्छेद 21 प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, ये भी दी गई है। अनुच्छेद 23 मानव के दुर्व्यापार और बलात् श्रम पर प्रतिषेध किया गया है, तो ये भी उनको दिया गया है। अनुच्छेद 24 कारखाने आदि में बालकों के नियोजन का प्रतिबंध को प्रतिषेध किया गया है। और अनुच्छेद 25 धर्म, अंतःकरण और धर्म की स्वतंत्रता, आबाद रूप से मानने, आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता भी दी गई है विदेशी नागरिकों को। और अनुच्छेद
26 जिसमें धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता की बात है। अनुच्छेद 27 किसी विशिष्ट धर्म का में अभिवृद्धि की स्वतंत्रता भी दी गई है। और अनुच्छेद 28 कुछ शिक्षण संस्थानों में धार्मिक शिक्षा या धार्मिक उपासना में उपस्थित होने की के बारे में स्वतंत्रता। तो ये कुछ अधिकार थे जो जो दिया गया है विदेशी नागरिकों को भी, और बाकी जो सारे अधिकार हैं वो जो है देशी और विदेशी दोनों को दिया गया है। जैसे ये अधिकार जो मैंने आपको बताया 14 अनुच्छेद 14, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 27 और 28 ये विदेशी गैर नागरिकों को भी दिया गया है मौलिक अधिकार, और बाकी जो है वो जो सारे अधिकार जो है वो भारतीयों को दिए गए हैं। और इस तरह से अगर हम बात करें तो मौलिक अधिकार बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। जैसा कि हमने बताया कि यह मूल अधिकार है, मूल संविधान के द्वारा, मूल विधि के द्वारा प्रदत्त है। यह लोकतंत्र के आधार का तत्व है। व्यक्ति के आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक विकास के प्रगति के लिए मौलिक अधिकार अनिवार्य है, और इन अधिकारों के बिना सच्चे प्रजातंत्र के सिद्धांतों को लागू नहीं हो सकते हैं तथा व्यक्ति की गरिमा और प्रतिष्ठा का अस्तित्व भी प्रभावी नहीं होता है। साथ ही साथ मौलिक अधिकार व्यक्ति की राजनीतिक प्रक्रिया में सहभागिता सुनिश्चित करते हैं, और जिससे व्यक्ति की आकांक्षाओं एवं राजनीतिक उद्देश्यों के मध्य समन्वय एवं सामंजस्य स्थापित होता है। और मौलिक अधिकार व्यक्ति एवं समुदाय विशेष को शोषण से सुरक्षा प्रदान करते हैं, क्योंकि राजनीतिक चेतना को जागृत करने में यह अधिकार सहायक होते हैं। तो इस तरह से भारतीय संविधान के अंतर्गत इन मौलिक अधिकारों को समाहित किया गया है, जिसके अंतर्गत हमने काफ़ी बृहद रूप से इन मौलिक अधिकारों की जो है हमने चर्चा की। 6 मौलिक अधिकारों की, इसके महत्व की, इसकी विशेषताओं की, और जो बहुत सारे इससे संबंधित जो इम्पोर्टेंट कुछ केसेस हैं, चाहे केशवानंद भारती का हो, गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य का हो, और गोलकनाथ बनाम या आपका मिनरवा मिल्स का मामला हो, तो उसमें क्या निर्णय दिए गए थे इम्पोर्टेंट, उसके बारे में हमने चर्चा की। और अब बारी आती है क्वेश्चंस की, कि जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, चूँकि यह चैप्टर जो है बहुत इम्पोर्टेंट है, तो इसमें बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। इंडिपेंडेंटली अलग अलग जितने मौलिक अधिकार हैं उस पर बन सकते हैं कि उनकी चर्चा करें। जैसे कि मौलिक अधिकार के प्रमुख विशेषताओं की चर्चा करें, मौलिक अधिकार के कितने प्रकार हैं उनके उल्लेख करें, समानता के अधिकारों की चर्चा करें, भारतीय संविधान में के तहत कौन कौन से मौलिक अधिकार दिए गए हैं उनकी चर्चा करें, स्वतंत्रता का अधिकार क्या है उसकी चर्चा करें, या भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है उसे मौलिक अधिकारों द्वारा स्पष्ट करें, ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है। या मौलिक अधिकारों की सुरक्षा की गारंटी सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय द्वारा जारी किए जाने वाले विभिन्न न्यायाधीशों का उल्लेख करें, जो रिट्स है उसके बारे में बताना है इसमें आपको। या आपका स्वतंत्रता के अधिकारों का दिया जा सकता है, या शोषण के विरुद्ध अधिकारों की चर्चा करें, दिया जा सकता है। तो इस तरह से इससे चूँकि या संविधान में, भारतीय संविधान में उल्लेखित विभिन्न मौलिक अधिकारों की चर्चा करें और इसके महत्व को बतलाएं, तो ये भी क्वेश्चन हो सकता है। तो इससे बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं, तो आप उसको अच्छे से पढ़िए और उसको बना लीजिए क्वेश्चन का, उसके अकॉर्डिंगली आंसर। और इसमें जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं, चूँकि यह इसमें अनुच्छेद का बहुत महत्व है, तो जितने भी आर्टिकल्स अनुच्छेदों की चर्चा हमने 12 से 35 तक की है, उन सबको आप अच्छे से याद कर लें। कभी कभी अनुच्छेद से भी क्वेश्चन आ जाते हैं, दिए जाते हैं। जो संशोधन है, जिसमें संपत्ति के अधिकार को जो किया गया है, अलग हटाया गया है, तो इस पर भी कभी कभी क्वेश्चंस आते हैं कि ये जो संपत्ति का अधिकार है क्यों हटाया गया मौलिक अधिकारों से। तो आर्थिक प्रजातंत्र के अभाव में राजनीतिक प्रजातंत्र जो है अधूरा है, और संपत्ति का अधिकार प्रजातंत्र की जो है एक तरह से धुरी है। भारत के संविधान में मौलिक अधिकार के अंतर्गत संपत्ति के अधिकार को महत्वपूर्ण स्थान दिया गया। संविधान के अनुच्छेद 31 में मैंने बताया था, अनुच्छेद 31 के द्वारा नागरिकों को संपत्ति का अधिकार दिया गया था कि कोई भी व्यक्ति विधि के प्राधिकरण के बिना निजी संपत्ति से वंचित नहीं किया जाएगा।
और इस प्रकार संविधान ने व्यक्ति के निजी संपत्ति का अधिकार दिया था। केवल कानून के प्राधिकार द्वारा सार्वजनिक प्रयोजन के लिए तथा कानून द्वारा निर्धारित क्षतिपूर्ति की व्यवस्था पर किसी की निजी संपत्ति को राज्य अर्जित कर सकता है और न्यायालय के अनुसार क्षतिपूर्ति की मात्रा उचित एवं पर्याप्त होनी चाहिए। और न्यायालय ने इस रुख के कारण काफ़ी विवाद खड़ा हो गया और संविधान में प्रथम संशोधन 1951 में, चतुर्थ संशोधन 1955 में, 25वां जो संशोधन था वो आपका 1971 में संशोधनों द्वारा इस कमी को दूर करने की प्रयास की गई है। और इसके बाद संपत्ति के अधिकार को संविधान में बनाए रखने का औचित्य नहीं रह गया था और इसलिए जनता सरकार जब आई तो 44वें संवैधानिक संशोधन 1978 के द्वारा इस संपत्ति के अधिकार को वहाँ से निकाल दिया गया और इसको अनुच्छेद 31 क्लॉज ए को भाग 3 से निकाला गया और इसे पृथक अधिकार 29 को जोड़ दिया गया, जो इस प्रकार है कि किसी भी व्यक्ति को उसकी संपत्ति से विधि के प्राधिकार द्वारा वंचित नहीं किया जाएगा, अन्यथा नहीं किया जाएगा। उसी के द्वारा किया जा सकता है, अन्यथा नहीं किया जाएगा। और इस प्रकार संपत्ति के संबंध में अनुच्छेद 32 के अधीन सीधे सर्वोच्च न्यायालय में उपचार नहीं मिल सकेगा, क्योंकि अब यह मौलिक अधिकार नहीं रहा है। और जैसा कि हमने बताया कि इसको जो है चूँकि यह भेदभाव की स्थिति को उत्पन्न करता है और हमें आर्थिक समानता भी हमारे संविधान का एक आदर्श है, तो उसको स्थापित करने के लिए जो है बहुत सारे इसमें संशोधन हुए और अंततः जो है इसको 44वां संवैधानिक संशोधन के द्वारा एक कानूनी अधिकार बना दिया गया है। तो ये हमारे पूरे फंडामेंटल राइट्स के बारे में था, जिसमें हमने पूरे डिटेल्स में मौलिक अधिकारों की चर्चा की। आई होप आपको समझ में आया हो। आज का क्लास हम यहीं समाप्त करते हैं। नए टॉपिक के साथ हम फिर मिलेंगे बहुत जल्द। तब तक के लिए घर में रहें, सुरक्षित रहें, पढ़ते रहें। थैंक यू ऑल ऑफ यू।